जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं पहले ही आपको धन्यवाद दे चुका हूँ, आज फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि मेरी प्रार्थना पर आपने जो लाइक के आंकड़े हैं वो बढ़ाए हैं। बस यही हमें सपोर्ट करते रहें और सुनते रहें भारत का अनदेखा अनसुना इतिहास। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 18 जनवरी 1761 यानी लड़ाई के 4 दिन बाद नाना ने काशी से मोरोपंत को पत्र लिखा है, जिसके बारे में मैंने कल बताया आपको। 14 को पराभव के तुरंत बाद शायद नाना काशी के लिए निकला और पता नहीं 17-18 को कहीं काशी पहुंच गया होगा। उसे गोविंद पंत बुंदेला के हत्या के बारे में खबर तो नहीं थी, लेकिन ज़्यादा तथ्य उसे पता नहीं चला था क्योंकि समय नहीं मिला था। इस तरह से एक और पत्र में गोपालराव गणेश बर्वे का भी उल्लेख है कि भाई रोहिला की टुकड़ों पर रसद तोड़ने के लिए गोपालराव ने हमला किया। वहाँ 150-200 मराठा वीरगति प्राप्त हुए। पराभव होने के बाद बचे कुछ मावड़ों के साथ गोपाल बर्वे वहाँ से भाग गए। 24 दिसंबर 1760 यानी तकरीबन ये 6 दिन 7 दिन और ये 8 दिन 25 दिन पहले, नाना काशी में पहुंचने से 25 दिन पहले 24 दिसंबर 1760 का एक रामजी अनंत का पत्र है। उस पत्र में मराठों की सद्य स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। रामजी पंत लिखते हैं, यहाँ 2 महीने से यवनों से लगातार युद्ध चल रहा है। पहले 2 लड़ाइयाँ उत्तम हुई, दोनों बार श्रीमंत विजयी होकर वहां से निकले। बलवंतराव गणपत मेहेंदड़े के जाने से मराठे निराश थे। लगता है नियति मराठों पे रूठ गई थी। उसके सुविद्य पत्नी ने अग्नि प्रवेश करके अपना धर्म निभाया। गोविंद पंत बल्लाळ को रोहिला खंड के नजीब के मुल्क में रसद तोड़नी थी। गोविंद पंत रसद तोड़ने अंशतः कामयाब भी हो गए थे और ज्यादा रसद तोड़ने के लिए मेरठ तक आ गए थे। जैसे मैंने परसों भी कहा था कि वो एक्चुअली गाजीउद्दीन नगर था, उसके पास गोविंद राव थे सॉरी। गिलचों ने उनके पीछे 7 से 8 हजार की फौज यमुना में उतार दी थी। गाजीउद्दीन नगर के पास ये लड़ाई हुई। वहां से गोविंद पंत निकल गए, लेकिन उनका आज स्वास्थ्य और आज का ठिकाना, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये पत्र में कहा गया है। अब मित्रों, दुर्भाग्य है कि पंत और गोपाल बर्वे अपना विदित कार्य वो कहीं भी बुंदेलखंड में, रोहिलखंड में पूरा नहीं कर सके 100%। जब प्रयत्न तो वो लगातार 2.5 महीने से कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया। ना भाऊ के बाजू में पानीपत में मजबूती से खड़े रह सके। दुर्भाग्य है, क्या करें। हाँ, उन बेचारों का पूरा प्रदेश शत्रु प्रदेश था। मुल्ला ने उम्मीद को मजबूत करने अपना पूरा जोर तभी लगाया था। सारे मराठा पानीपत की दिशा में सक्रिय थे। यहाँ पूर्व दिशा में अकेले गोविंद पंत अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। हाँ, गोपालराव बर्वे भी उनके साथ थे। अच्छा, इलाका बहुत बड़ा था। हम भी देख सकते हैं कि रोहिलखंड बुंदेलखंड अगर एक साथ हम जोड़ दें तो कितना बड़ा इलाका होगा। संपूर्ण अवध के बाद रोहिलाखंड और रोहिलाखंड के बाद यमुना आती है। मराठों की लॉजिस्टिक की अपनी सीमाएं थी क्योंकि शत्रु प्रदेश था।
यमुना के पश्चिम तट पर शहादरा से आगे सहारनपुर तक पठान फैले हुए थे। 250-300 किलोमीटर का ये एरिया है। अब इन 250-300 किलोमीटर के यमुना के तट पे सारी के सारों की सारी रसद पूर्णतः तोड़नी इन दोनों के लिए असंभव सा कार्य था। ओके, गांव के धर्मांतरित भी कोई मदद नहीं कर रहे थे, इसके बारे में तो हमने चर्चा की है। वो एक कहावत है ना हिंदी में, नया मुल्ला जो होता है वो ज्यादा प्याज खाता है। तो ये हमारे धर्मांतरित हिंदू जो थे ना, नालायक हिंदू, वो ज्यादा घृणा मराठों से करते थे। उनके नए मुल्ला ज्यादा प्याज खाने लगे थे। अब बिना स्थानिक मदद से आज तक आप जितना भी इतिहास पढ़ोगे, बिना स्थानिक मदद के इतिहास में एक बार भी विजय नहीं मिल पाई है। मेरा दावा है, जिसको विजय मिली उसको बाय डिफॉल्ट स्थानिकों की मदद थी, वरना विजय ही नहीं मिलती। मीर कासिम से आप देखो, मीर कासिम बलूचिस्तान के मार्ग से भारत में आया। बलूचिस्तान के बौद्धों ने मीर कासिम को स्नेह दिखाया, स्नेह दिखा के उसको भोजन दिया, अपने मठ में सोने के लिए, रहने के लिए जगह दे दी। आगे कराची तक का रास्ता भी हमारे बौद्ध भिक्खु ने दिखाया। आगे क्या हुआ? आगे राजा दाहिर से युद्ध हुआ। राजा दाहिर और उनके पुत्र इनको मार के उनकी बच्चियां उठा के मीर कासिम लौटा। अब लौटने के वक्त रास्ते में जितने भी सारे बौद्ध मठ थे वो मीर कासिम ने जलाए हैं। हाँ? जो भिक्खु थे उनका कत्ल कर दिया। बेचारे हमारे बौद्ध भिक्खु, उन्हें क्या पता था मित्रों, उन्हें क्या पता था कि भाई ये जो मेरे सामने वाला है ये मानव नहीं, भैंसी धर्मांध दरिंदा है। ये हमारे सभ्य भिक्खु मालूम नहीं था उन लोगों को। वहां यहां देखा तो मराठा भी दक्कन से आए हुए थे, वो तो रोहिलाखंड और बुंदेलखंड के तो नहीं थे। धर्मांधता का चश्मा ओढ़े ये हमारे हीन लाचार धर्मांतरित हिंदू मुल्लाओं के मदद के लिए आगे आए थे। उनके सामने लेटे थे, आगे नहीं आए थे, लेटे भी थे। अब उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई ये दो रियासतों के बीच का युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। जनकोजी शिंदे को देख लो, 22 नवंबर 1760 को जनकोजी ने अब्दाली पे हमला बोल दिया। जनकोजी बाईं ओर उनकी छावनी थी। अब जनकोजी बाईं छोर से आगे बढ़े। यहाँ मित्रों बताना जरूरी है कि कुछ लेखों में बताया गया है कि भाऊ की आज्ञा देने के बावजूद बलवंतराव मेहंदड़े जनकोजी के मदद के लिए नहीं गए। तथ्य बिल्कुल विपरीत बताते हैं। ये एल्टन के बुक में लिखा है और ये एल्टन एक दूसरे बुक का रेफरेंस देता है। वो परसों आपने ये देखा होगा ना, CNN न्यूज़ ने बताया कि भाई भारत का राफेल गिरा। सोर्स पूछा, सोर्स उन्होंने बताया पीटीवी का देखो, पीटीवी ने सोर्स बताया CNN। खेल समझ में आया? पीटीवी ने अपना सोर्स CNN को बताया, CNN ने अपना सोर्स पीटीवी को बताया। और इतना झूठ बोलते हैं यार ये लोग, इतना झूठ बोलते हैं जिसका सर नहीं पाँव नहीं। हाँ, लेकिन अब तो हमें समझ आया है ना, अब तो हमें तुरंत समझ में आता है। वैसे ही एल्टन का हुआ। एल्टन एक पुस्तक का रेफरेंस देता है, पता नहीं वो पुस्तक में उसने एल्टन का भी संदर्भ दिया हो, तो ये सब बात झूठ है। आप मित्रों सोचो, अगर राहुल गांधी जैसे अधेड़ को
एक बुद्धिमान राष्ट्रवादी सोच का देशभक्त मैं लिखूं और वो मेरा लेख 200 साल के बाद कोई पढ़े तो क्या वो मेरा लेख देख के राहुल गांधी को राष्ट्रवादी सोच का देशभक्त कह पाएगा, प्रमाणित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई। योगेश ने अपने दावों को तथ्यों के साथ जोड़ा ही नहीं है, कैसे कर पाएगा? हाँ, तथ्य कुछ अलग बताते हैं, योगेश काले इधर 200 साल पहले कुछ अलग लिखते हैं। वो तो मेरा लेख लेगा और फेंक देगा कूड़े के कचरे में कूड़ादानी में फेंक देगा। यहाँ पे मित्रों भाऊ का स्वभाव भी अब हमें थोड़ा सा हम समझने लगे हैं। भाऊ का स्वभाव अगर हम देखें तो भाऊ बड़ा तामसी वृत्ति का था। बहुत बहुत तामसी वृत्ति का सेना नायक था। अगर बलवंतराव मेहेंदड़े ने उसकी अवज्ञा करी होती तो भाऊ क्या शांत रहता? नहीं, मुझे नहीं लगता। और दूसरी एक चीज है कि अन्य किसी पुस्तक में इस बात की पुष्टि अन्य कोई भी लेखक, 9 पुस्तकें तो मैंने पढ़ी है, कोई भी लेखक ये इसकी पुष्टि नहीं करता। तो ये सब बनावटी बेकार बातें हैं। हाँ, यदा कदाचित मैं ये मान सकता हूँ कि एल्टन ने जिस बुक का रेफरेंस लिया है उस बखरखार ने कुछ कहीं सुनी बातें होगी तो लिख डाली होगी। ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये क्योंकि ये क्या बोलते हैं इसको, शक्यता इसकी है ना कि बखरखारों ने रात्रि के समय पे भोजन करते वक्त कहीं सुना होगा, बस उसको वो लगा कि हाँ भाई ये तो ठीक बात है, चलो लिख डालते हैं, तो उसने लिखा होगा। मेहेंदड़े द्वारा युद्ध के समय भाऊ की अवज्ञा ये मित्रों सामान्य घटना नहीं है ना। इसके ऊपर कुछ ज्यादा हो सकता था अगर अवज्ञा होती तो। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। 22 को मुख्यतः जनकोजी रोहिले की टोली से भिड़ा था। 22 को भूतो न भविष्यति मारकाट हुई उस युद्ध में। रोहिलाओं के शवों के ऊपर से मराठाओं ने दौड़ लगाई है। बस शब्दों पे ध्यान दो, आप समझ जाओगे कि कितनी भयंकर मारकाट उस युद्ध में हुई थी। रोहिलों के शवों के ऊपर से मराठों ने दौड़ की है। सैकड़ों पठान और उनके घोड़ों की भी यहाँ 22 तारीख को मारकाट हुई। पठानों के जो उनके सारे घोड़े थे, जीवित घोड़े थे पठानों के, वो जनकोजी के मावड़ों ने अपनी छावनी में खींच के उन्होंने लेके आए। उस दिन सूर्यास्त के बाद विजयी शंखनाद सुनते जनकोजी शिविर लौटा है। मित्रों, 22 नवंबर की ये लड़ाई रक्त रंजित लड़ाई थी। लिखा है उस घटना ने अब्दाली को भी हिला डाला। अपनी क्षमता पर स्वयं अब्दाली अब साशंक हुआ। अपने हरम को मार के स्वयं भागने की तैयारी भी उसने शुरू की थी। ये काशी राय लिखता है अपने बखर में। और इसका दूसरा एक प्रमाण है कि आगे पूरे 11 दिन दोनों पक्ष अपनी शिविर में शांत बने रहे। किसी ने कोई हमला नहीं किया 22 तारीख के बाद में। साफ है कि पराजय की आशंका से पठान डरे हुए थे या फिर अब्दाली विकल्प के बारे में सोचने लगा था। कुछ ना कुछ तो हलचल 22 तारीख के बाद में अब्दाली के शिविर में हुई थी, ये निश्चित। लेकिन ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि अब्दाली सेनानी था। उसने इन 11 दिनों में मेरे ख्याल से सोच विचार से पठानों की एक टुकड़ी बनाई, एक रोहिलों की टुकड़ी बनाई। हाँ?
और इन टुकड़ियों के साथ कार्तिक वद्य 30 अमावस की रात थी। इस अमावस की रात के अंधेरे में मध्य छावनी जो स्वयं भाऊ की थी उसके ऊपर धावा बोल दिया। यहाँ अपने निडर धाड़सी स्वभाव का परिचय देते हुए बलवंतराय मेहंदड़े अपने 20,000 मावड़ों के साथ उन मोमिनों पर चढ़ दौड़े। अब रात होने से पहले ही मराठा दौड़ के अब्दाली के पास आए थे। दोपहर को 4 बजे के आसपास ये लड़ाई मित्रों शुरू हुई। प्रथम दोनों ओर से गोलीबारी चलती रही। आगे 2-3 घंटे के बाद तोपों के गोले चलने लगे। उस जगह अब्दाली का तोपखाना संख्या में भाऊ के तोपखाने से ज्यादा था। अब तोपें शुरू होने के बाद मावड़ों का उत्साह जो था वो थोड़ा सा कम होने लगा था। अब अपने मावड़ों में जोश भरने के लिए बलवंतराय सबसे पहले तलवार लेकर आगे निकले। हर हर महादेव के जय घोष के साथ मराठे पठानों पर टूट पड़े। पारंपरिक तरीके से अब घमासान शुरू हो चुका था। मैन टू मैन जिसे कहते हैं ना, उस तरह की लड़ाई यहाँ पे शुरू हुई। अब उस हाथापाई में बलवंतराय को सीने पे एक गोली लगी। बलवंतराय जमीन पे आ गया। गिलचों ने उसका सर काट लिया। उसी समय हमारे अकलुच के निवासी खंडेराव नाइक निम्बाळकर अपने 4 से 5 मावड़ों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने उन दोनों गिलचों को तुरंत वहीं काट डाला। बलवंतराय का सर शरीर के पास लाए, दोनों एक कंबल में डाल दिए और वहां पे उनको दाह संस्कार उनके ऊपर किए। अब 4-5 हजार पठानों की फौज ने इन लोगों का पीछा किया। किसका? खंडेराव नाइक निम्बाळकर का। अब इस दौड़ में पठान बिल्कुल मराठों के खंदक के पास आ गए, क्योंकि निम्बाळकर का पीछा करते 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 पठान बिल्कुल मराठों के खंदक के पास आ गए थे। वहां से शिंदे होळकर का दस्ता खंदक से निकला और उन्होंने पठानों का अभूतपूर्व कत्लेआम अपने शिविर के सामने किया। आधे से ज्यादा पठान वो जमीन के कीड़े मकोड़ी की तरह वहीं काट डाले गए। जो बचे कुचे पठान थे वो डर के मारे पीछे लौट गए। ये है असली वजह कि बलवंतराव मेहंदड़े के निधन से सारी मराठी सेना शोक में डूब गई थी। अब ये दुर्भाग्य है कि किसी पाठ्य पुस्तक में इस महान और पराक्रमी सरदार की वाच्यता भी नहीं होती। कितना दुर्भाग्य है हमारा। बलवंतराव गणपत मेहंदड़े अपने शौर्य, अपने पराक्रम से हमें आज भी हमारे मन में आत्मसम्मान की अनुभूति दिलाते हैं। कितनी बड़ी बात है। उनके धर्म पत्नी ने भी अपने 12 साल के पुत्र को भाऊ के स्वाधीन किया और स्वयं वो अग्नि प्रवेश कर गई। ये विदेशी लेखकों को यह अग्नि प्रवेश क्यों होता है, हाँ, ये समर्पण की भावना क्या होती है, ये राष्ट्र निष्ठा क्या होती है, ये नहीं समझ में आएगा। क्योंकि उनकी राष्ट्रपति निष्ठा और समर्पण नापने का जो तरीका है ना मित्रों, ये कुछ अलग है। वंदे मातरम।